welcome to Legendary Lecture Series. I am Dr. Surendra Kumar from University of Delhi. आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ये किस तरह से क्रांति से राष्ट्र का विचार और कैसे वो राष्ट्र का विचार फ्रांस के अलावा यूरोप के बाकी देशों में फैला और स्थापित। अब सवाल ये कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, नेशन एंड नेशनलिज्म। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, सामंतवाद था, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हमें देखना पड़ेगा कि यूरोप का समाज अभी कैसा है, यूरोप में अभी क्या चल रहा है, यूरोप को हम कैसे देख सकते हैं। तो इतिहास की नजर से आप देखेंगे कि यूरोप को आप इस दौर में पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के रूप में भी देख सकते हैं। पश्चिमी यूरोप यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। पूर्वी यूरोप के रूप में आप देखेंगे तो आप ऑस्ट्रिया देख सकते हैं, बुल्गारिया देख सकते हैं, रोमानिया देख सकते हैं। तो जब पश्चिमी यूरोप में हमें राजतंत्रीय व्यवस्था नजर आ रही है, कुलीन वर्ग नजर आ रहा है, चर्च नजर आ रहा है, और साथ में कुछ उद्योग भी नजर आ रहे हैं, औद्योगिक शहर भी नजर आ रहे हैं। लंदन की हम लोग बात कर सकते हैं, पेरिस की हम लोग बात कर सकते हैं। उधर पूर्वी यूरोप में जब हम देखते हैं तो एक सामंतीय आधारित व्यवस्था है, जहां पे फिर कुलीन वर्ग है और चर्च है। यानी कि दोनों यूरोप में अगर सामाजिक रूप से हम एक समानता देखें तो दोनों में ही कुलीन वर्ग और चर्च का एक दबाव था, बोलबाला था, समाज को तय करने वाली इकाइयां, ये दोनों ही चीजें थी। लेकिन इसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि समाज में एक दूसरा वर्ग भी उभर रहा है, मिडिल क्लास, मध्य वर्ग। तो चर्च, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। ये मध्य वर्ग कहां से आ रहा है? क्योंकि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो रही है तो शहरों की शुरुआत के साथ कुछ ऐसा वर्ग उभर कर आ रहा है जिसका जीवन ना तो खेती पे है और जिसका जीवन ना राजनीति से है, जिसका जीवन केवल प्रोफेशनल कार्यों से है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है। यानी कि एक ऐसा समाज जो उदारवादी सोच रखता है। और निश्चित तौर पर यूरोप में जो तीसरा समाज था वो किसान का समाज या निम्न समाज, गुलामों का समाज, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो मध्य वर्ग है, ये मध्य वर्ग समाज की भलाई और अपनी भलाई उदारवाद में देखता है। उदारवाद मतलब एक लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म का उद्भव लिबर यानी कि आजादी से हुआ। कैसी आजादी चाहता है समाज, और उस आजादी को हम कैसे समझ सकते हैं? तो लिबरलिज्म को आप तीन तरह से देख सकते हैं। यानी कि लिबरलिज्म राजनीतिक भी हो सकता है, लिबरलिज्म आर्थिक भी हो सकता है, लिबरलिज्म सामाजिक भी हो सकता है। जब हम राजनीतिक लिबरलिज्म, उदारवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस लिबरलिज्म में ये मध्यवर्ग क्या देख रहा है। ये मध्यवर्ग देख रहा है कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हो। ये मध्यवर्ग देख रहा है कि सरकार जो है वो लोगों की सहमति पर स्थापित हो। ये मध्यवर्ग देख रहा है कि समाज में जितने भी ऊंच नीच या अधिकार हैं वो सब समाप्त हो, क्योंकि नागरिक सब लोग बराबर हैं। तो राजनीतिक रूप से कानून आधारित, जनता के द्वारा कानून आधारित व्यवस्था को ये देख रहे हैं जहां पे किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ये लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और लिबरलिज्म का आर्थिक एस्पेक्ट क्या है कि व्यापार को मुक्त चाहते हैं। मुक्त किससे? सामंत के हस्तक्षेप से। मुक्त किससे? राजा के हस्तक्षेप से। जब आप हेनरी ब्रेन की किताब मिडिवल सिटीज पढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि 13-14 सेंचुरी में यूरोप में व्यापारी चार्टर शहरों का निर्माण कर रहे थे। एक ऐसे शहर जहां पे वो सामंतों को कुछ पैसा देके उस शहर में अपने कानून के हिसाब से व्यापार करने का अधिकार देते थे। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक पक्ष ये भी है कि व्यापारी व्यापार से राजा का और सामंत का अधिकार हटाना चाहता है, व्यापार पे राज्य के नियंत्रण से दूर रखना चाहता है। और जब हम
वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जितने भी तमाम तरह के टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि व्यापारी जब वस्तुओं को खरीदता और बेचता है उसमें जितना टैक्स लगेगा उतना ही उसे मुनाफा कम होगा। तो आप फॉर एग्जांपल आप हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते हैं तो आपको 11 कस्टम हाउसेस से गुजरना पड़ेगा, जहां हर कस्टम हाउस पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यापारी नहीं चाहता कि ये सब टैक्सेस उसे देना पड़े, उसे जितना कम टैक्स देना पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी होगी तो व्यापारी को बेनिफिट होगा। इसी तरह से वस्तुओं के मापने की जो पैमाने हैं उसको भी वो एक तरह से चाहता है, चाहे वो कपड़े को मापने के पैमाने हो, आप फ्रैंकफर्ट में देखें, मेंज में देखें, न्यूरमबर्ग में देखें, क्योंकि मापने के पैमाने अलग लगते हैं, कहीं पे 54 सेंटीमीटर, कहीं पे 55 सेंटीमीटर और न्यूरमबर्ग में देखते तो वहीं जो है 65.1 सेंटीमीटर है। तो ये अलग अलग इकाइयों के होने से व्यापार का खरीदना और बेचना भी एक मुश्किल कार्य होता था, यानी कि वो व्यापारी के इंटरेस्ट में नहीं था। तो ये एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है लिबरलिज्म का। जब हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनके अधिकारों की बात भी ये उदारवाद करता है कि वो भी नागरिक के रूप में देखे जाएं और नागरिक के रूप में उनको भी इंसान के जो अधिकार है वो दिए जाए। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो मध्य वर्ग उभर रहा था वो समाज में शांति चाहता था, वो समाज में सुरक्षा चाहता था, वो समाज में बिना किसी हस्तक्षेप से इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्यों को करने की इजाजत चाहता। तो एक तरफ यूरोप में ऐसा मध्य वर्ग, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हम देख रहे हैं कि वो उभर रहा है। लेकिन इसके साथ यूरोप में एक और डेवलपमेंट चल रहा है। तो एक तरफ उदारवाद आ रहा है, वो राष्ट्रवाद की भावना लेके आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 1815 में जब ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रूशिया ने, ऑस्ट्रिया ने मिलकर जब नेपोलियन को हरा दिया, तो 1815 में वियना में एक बैठक होती है जहां पे ये देश एक संधि करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, 1850। इस संधि में क्या हुआ, और इस संधि ने जो कुछ किया वो बिल्कुल उल्टा किया जो मध्य वर्ग चाहता था। इस संधि ने वो सब कुछ किया जो फ्रांस की क्रांति नहीं चाहती थी। तो पहला इन देशों ने मिलकर ये तय किया कि फ्रांस को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो फ्रांस के उत्तर में किंगडम ऑफ नीदरलैंड स्थापित कर दिया, फ्रांस के पूर्वी एरिया को, ईस्टर्न पार्ट को, यानी पोलैंड के क्षेत्र को प्रूसिया को दे दिया, पोलैंड वाला पार्ट जो रशिया को दे दिया, और जो फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट है वो प्रूसिया को दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से फ्रांस की घेराबंदी की गई ताकि वो भविष्य में दूसरे देशों पे आक्रमण ना हो। दूसरा, ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से पूरे यूरोप में एक रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और तीसरा, ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि कैसे पूरे यूरोप में जिन राजशाही को, जिन राजतंत्र को नेपोलियन ने हटाया था उनको फिर से स्थापित किया जाए। कहने का मतलब ये कि जहां हम 1789 से 1815 के दशक को यूरोप में देख रहे हैं, तो ये मानव के अधिकार का युग माना जाता है, अभिव्यक्ति का युग माना जाता है, मध्य वर्गीय समूह के उभरने का युग माना जाता है, जैकोबिन ग्रुप के उभरने का युग माना जाता है। लेकिन 1815 से 30 के दशक में हम देख रहे हैं कि ये ऐसा युग के रूप में देखा जा रहा है जहां पे फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था आ गई, जहां फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था आ गई, जहां फिर से प्रिंट की अभिव्यक्ति खत्म की जा रही, जहां फिर से किताबों के छपने को लेकर, अखबार के छपने को लेकर सेंसरशिप लगा दी जा रही है। तो जब यूरोप में जो कुछ 1789 से लेकर 1815 तक हुआ, जब उसके रिवर्स में होने लगा, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने फ्रांस की क्रांति को देखा था, जो फ्रांस की क्रांति के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध करने का प्रयास किया। लेकिन आप विरोध कैसे करेंगे जब व्यवस्था ऑटोक्रेटिक स्थापित हो चुकी है और वो बिल्कुल किसी भी ऐसे विचार को नहीं स्वीकार करना चाहती जो परिवर्तन की बात करे। तो जाहिर सी बात है अब जिन लोगों को परिवर्तन करना वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे, गुप्त समूह बनाएंगे, यानी पब्लिक में बहस करने के बजाय, पब्लिक में राय बनाने के बजाय वो साइलेंटली राय बनाएंगे। और हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में आम आदमी जो भी परिवर्तन का काम करना चाहता है वो साइलेंटली, गुप्त तरीके से लामबंद हो रहा है परिवर्तन।
ऐसा ही एक उदाहरण हम यूसेफ मसानी का ले सकते हैं। यूसेफ मसानी इटली के रहने वाले थे और इन्होंने कल्पना की कि जो कुछ फ्रांस की क्रांति के विचार थे उसके आधार पर हम इटली को आजाद कर सकते हैं, इटली के राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, यूरोप पूरा एक फेडरेशन के रूप में इमर्ज हो सकता है। तो यूसेफ मसानी ने धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो सीक्रेट ग्रुप्स के सदस्य बने, कार्बोनेरी, और धीरे धीरे उन्होंने खुद सीक्रेट ग्रुप्स की स्थापना की। आपने यंग इटली का नाम सुना होगा। यंग इटली जो उन्होंने संगठन बनाया उसकी सदस्यता 60,000 लोगों की थी और ये इतना पॉपुलर यंग इटली बना क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने इन ग्रुप के माध्यम से ट्रेन किया वो परिवर्तन के बिल्कुल डेडिकेटेड आप फुट सोल्जर्स उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने परिवर्तन के लिए मुहिम छेड़ी। तो यंग इटली से जो मुहिम शुरू की इन्होंने परिवर्तन की, हम देखते हैं कि यंग पोलैंड बना, यंग ब्रिटेन बना, और कालांतर में आप देखते हैं कि टर्की में भी इसका इंपैक्ट नजर आया। यंग टर्क, इवन समकालीन दौर में भी कोई भी जो नया व्यक्ति परिवर्तन की बात करते तो हम उसे यंग टर्क कह देते हैं। जो ये यंग टर्क की बात है वो वहीं से मसानी से निकल के आई है कि जो परिवर्तन करना चाहते थे उनको यंग इटली, यंग पोलैंड इत्यादि कहा। तो मसानी ने ये बात रखी कि जो परिवर्तन है वो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है उसमें बिना आर्म रिवॉल्यूशन के विद्रोह नहीं आ सकता। मसानी ने यह भी माना कि समाज में जितने भी क्लासेस हैं, वर्ग हैं, अमीर है, गरीब है, उन सबको आपस में लड़ने के बजाय उन्हें उस व्यवस्था से लड़ना चाहिए जो उनके अधिकार छीन रही है, यानी कि ही आस्क्ड फॉर द यूनिटी ऑफ ऑल क्लासेस। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की क्योंकि उन्होंने माना कि जो फ्रांस की क्रांति भी हुई थी उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। इवन व्यक्ति को भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, केवल उन्हीं व्यक्ति को जिनके पास संपत्ति थी। तो मसानी ने माना कि महिलाएं भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया, उन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया जो उस दौर के सोचने वाले चिंतक लोगों से बिल्कुल अलग था। और इस तरह के स्पॉन्टेनियस आइडियाज हमें पूरे यूरोप में देखने को मिलते हैं 1815 से लेके 1830 के बीच। और मसानी ने ना केवल विचारों को रखा, वो बिलीव करते थे थॉट एंड एक्शन, यानी कि जो आप सोचते हैं उसको लागू भी कर पाए। और मसानी का ईश्वर में भी बड़ा विश्वास था, वो कहते थे गॉड एंड पीपल। तो 1831 में 1834 में उन्होंने कोशिश की कि आर्म रिवॉल्यूशन हो, और उन्होंने जिनेवा और स्विट्जरलैंड के माध्यम से कोशिश की कि इटली को आजाद किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 1833 के दशक में उनका जो ये आंदोलन है वो दबा दिया गया और उनके 12 साथियों को मार दिया। लेकिन मसानी को फिर हम देखते हैं कि 1834 के दशक में फिर वो आंदोलन करने की, सशस्त्र आंदोलन करने की योजना बना रहा, लेकिन उनके प्लान को फिर विफल कर दिया गया और उनको स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूरोप में जो अभी तक कुलीन और चर्च के अधीन था, उस यूरोप में मध्य वर्ग का उद्भव हुआ और मध्य वर्ग के उद्भव के साथ में उदारवाद और राष्ट्रवाद की बातें चली। एक दूसरा हमने देखा कि कैसे मध्य वर्ग के उदय के साथ में 1815 से 1830 के बीच पूरे यूरोप में रूढ़िवादी परंपराएं स्थापित हुई और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई जो ऑटोक्रेटिक in नेचर थी। थर्ड, हमने इस यूनिट में पढ़ा कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम स्थापित होने के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने गुप्त समूह बनाकर परिवर्तन के लिए बड़ी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं का यूरोप में प्रभाव हमें दिखने भी लगा। I hope you enjoyed this video. In the next episode, we will learn about एज ऑफ रिवोल्यूशन से जो कुछ सीक्रेट सोसाइटीज के माध्यम से चल रहा था, उसने कैसे इस रूढ़िवादी व्यवस्था को बाध्य किया कि वो उनके विचारों को, उनके द्वारा चालू किए परिवर्तनों को स्वीकार करे। ये सब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।